अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉ गेट एस्पिरेंट्स के लिए। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कानून शहादत ऑर्डर के मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो है रिवाइज करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि अपकमिंग 23 फरवरी 2025 को आपका लॉ गेट का टेस्ट हेल्ड होने वाला है। अब सबसे पहली चीज़ ये एक चीज़ नोट डाउन कीजिएगा कि लॉ गेट में प्रीवियसली जितने बार भी जो क्वेश्चंस पूछे गए, क्या वो दोबारा पूछे जा सकते हैं या दोबारा नहीं पूछे जा सकते। पहली चीज़ तो आप ये याद रखें कि प्रीवियसली जिस तरीके से जो पैटर्न था लॉ गेट का, उसको थोड़ा सा स्लाइड चेंज कर दिया गया इस बार। वो स्लाइड चेंज क्या किया गया, किस तरीके से उन्होंने उसको जो है रिवाइज़ किया है। देखें, प्रीवियसली क्या होता था कि मे, शल नॉट, मे नॉट के वर्ड्स जो है वो मिस कर देते थे। अब इस बार क्या होगा, बिलफर्ज यहाँ पर वर्ड है वन फैक्ट इज सेट टू बी रेलेवेंट टू अनदर फैक्ट इज कनेक्टेड विद अनदर बाय द वे ऑफ रिलेटिंग टू द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। ठीक है। अब यहाँ पर रेलेवेंट फैक्ट की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन तो सेम ही रहेगी, लेकिन प्रीवियसली ये वर्ड मिस करते थे रेलेवेंट का, तो इस बार ये वर्ड मिस कर सकते हैं कनेक्टेड का, या फिर कोई और वर्ड रेलेवेंसी का वर्ड मिस कर सकते हैं। इट मीन्स के जिस डेफिनेशन से जो सवाल पहले आ चुका है उसमें जो वर्ड मिस हुआ था प्रीवियस लॉ गेट्स के अंदर, तो वो वर्ड दोबारा मिस नहीं करेंगे। इस बार वर्ड्स चेंज कर देंगे। टोटली फोकस रखें अपने बैरेक्ट्स पर। जितने भी आपके बैरेक्ट्स हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं, आपको सिलेबस स्पेसिफाइड है कि किस सिलेबस में से टेस्ट आना है, तो आप कोशिश करें कि आप सिलेबस को फॉलो करते हुए जितने भी आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उन पर ही फोकस करें, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। जो हमने 3 डेज़ का हमारा क्रैश कोर्स, हमारा जो है क्विक रिवीजन का कोर्स अनाउंस किया है, तो उसमें आप सबको पता है कि हम जो है हमारी जो क्लासेस कंटिन्यू है वो है नियर अबाउट 4 से 5 घंटे की क्लासेस। अब इस 4 से 5 घंटे की क्लासेस के अंदर हमने क्या करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसको किस तरीके से लेके चलना है। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसके 20 मार्क्स हैं वो है हमारे पास कानून शहादत ऑर्डर। कानून शहादत ऑर्डर, अब जो हमारे पास कानून शहादत ऑर्डर है इसको जब हम देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आर्टिकल नंबर 3 आता है। आर्टिकल 2 डेफिनेशन क्लासेस की तरफ बात करता है। ठीक है। आर्टिकल 2 के अंदर हमारे पास आ जाता है पार्ट 1 रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, द कानून शहादत ऑर्डर, फैक्ट इन इशू, रेलेवेंट फैक्ट। फिर आ जाता है हमारे पास रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में बात करता है। फिर आ जाता है विटनेसेस के बारे में, ऑल पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई when the court considers that they are prevented from understanding the questions put to them and from giving rational answers to those questions। यानी कि हर शख्स गवाही दे सकता है। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के अंदर बात कर रहा है कि हर शख्स गवाही दे सकता है बशर्ते कि वो सवाल को समझ सके, उसका सवाल को दुरुस्त जवाब दे सके। वो कॉम्पिटेंट विटनेस है। प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या होती है? प्रिविलेज कम्युनिकेशन आप सबको पता ही है। प्रिविलेज कम्युनिकेशन या प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन, दोज कम्युनिकेशन विच आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फोर्स डिस्क्लोजर आर नोन एज प्रिविलेज कम्युनिकेशन। जिसके अंदर सबसे पहले आ जाती है जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स। जजेस और मजिस्ट्रेट को स्पेसिफिकली ये नहीं कहा जा सकता कि आप बताएं कि आपको किसने कहा इसको सज़ा दें, या आपने इस शख्स को सज़ा क्यों दी। बिलफर्स अभी फॉर एग्जांपल अगर किसी शख्स को जज ने नॉन बेलेबल ऑफेंस और प्रोहिबिटरी क्लास का कोई ऑफेंस था 302 का, ठीक है, 302 के अंदर क्या कर दी, बेल ग्रांट कर दी। अब उससे अपोजिट वकील ऑर्डर पास होने के बाद, एडवर्स ऑर्डर पास हो गया ना उसका, एडवर्स ऑर्डर पास होने के बाद वो ये नहीं सवाल कर सकता कि सर आपने इसको जो है सज़ा क्यों नहीं दी, इसकी आपने बेल एप्लीकेशन अलो क्यों की। ठीक है, ये सवाल उससे नहीं पूछ सकता। पूछेगा भी तो वो बाउंड नहीं है उसको जवाब देने के, जब तक उससे सुपीरियर अथॉरिटी उससे सवाल ना पूछ ले। फिर आ जाता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। नो पब्लिक ऑफिसर कैन बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज। जो भी हमारे पास ऑफिशियल कम्युनिकेशंस हैं, किसी भी पब्लिक ऑफिसर को कंपेल, मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो क्या करें, वो जवाब दें कि आपने जो है ये कम्युनिकेशन ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस में क्यों ली, क्यों नहीं ली। इन्फॉर्मेशन एज टू क्राइम, इन्फॉर्मेशन एज टू क्राइम। मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर कैन नॉट बी कंपेल्ड। मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जा सकता कि उसने ये ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली, कहाँ से नहीं ली। फिर आ जाता है हमारे पास प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, जो कि आर्टिकल नंबर 9 के अंदर है। कोई भी एडवोकेट किसी क्लाइंट, विदाउट क्लाइंट की कंसेंट से उससे नहीं पूछा जा सकता कि भाई आप ये बताएं कि आपने ये इन्फॉर्मेशन इससे ली, आपके सामने ये चीज़ हुई नहीं हुई। ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन। आर्टिकल नंबर हमारे पास है 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन, दोज क्वेश्चंस विच विल क्रिमिनेट यू। ऐसे सवाल का कोई ऐसा जवाब जो कि आपको ही मुजरिम ठहरा दे। A witness cannot be excused from answering any relevant question, any relevant question। अब अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ पर any का वर्ड भी मिस कर देते हैं, अक्सर यहाँ पर ऐसा होता है कि relevant का वर्ड भी मिस कर देते हैं, तो या फिर will tend और
क्रिमिनेट का वर्ड भी मिस कर सकते हैं। तो कोई भी वर्ड मिस कर सकते हैं। आपने कोशिश ये करनी कि आपने क्या करना है, आपने वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है और वर्ड बाय वर्ड पढ़कर उसको समझना है, ताकि आप लॉ गेट के अंदर ईजिली उसको आंसर कर सकें। अभी टाइम शॉर्ट है तो कोशिश करें QSO, CPC, लीगल एथिक्स और हमारे पास जो है आपका ये क्रिमिनल लॉ के अंदर आ जाता है PPC और CRPC। ये सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पर अभी आप फोकस करें। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको छोड़ दें। पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी छोड़ दें। उनमें आप जो है अपनी मर्ज़ी से कोई भी फिल करके आ जाइएगा, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास अकम्प्लिस। अकम्प्लिस का क्या मतलब है? अकम्प्लिस का मतलब ये है कि शरीके जुर्म। एन अकम्प्लिस शल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। क्या कहता है? अकम्प्लिस शल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। अकम्प्लिस का जिक्र आर्टिकल 16 के अंदर भी, अकम्प्लिस का जिक्र आर्टिकल नंबर 129B के अंदर भी है कि अकम्प्लिस क्या है, शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस या एक्सेप्ट इन हुदूद केसेस। हुदूद केसेस के अंदर अकम्प्लिस की गवाही काबिल कबूल नहीं है, बाकी केसेस के अंदर अकम्प्लिस की गवाही काबिल कबूल होगी। फिर फर्दर आर्टिकल 129 क्या कहता है? आर्टिकल 129 प्रिजम्पशन के बारे में बताता है कि अकम्प्लिस काबिल एतमाद के लायक नहीं है, तो आप अकम्प्लिस की गवाही को एक्सेप्ट ना करें, ठीक है। उसके बाद मैं सिर्फ आपको जो है वर्ड बाय वर्ड बता रहा हूँ। अब इसके अंदर हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आ सकते हैं वो भी हम अब डिस्कस कर लेते हैं। जी, उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास आर्टिकल आ जाता है 16, आर्टिकल 17 कॉम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ फिटनेस। कॉम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ फिटनेस के बारे में क्या कह रहा है कि द कॉम्पिटेंसी ऑफ नंबर ऑफ फिटनेस रिक्वायर्ड कोर्ट शैल डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू इंजंक्शंस ऑफ द कुरान एंड सुन्ना। जितने भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस के मैटर हैं उसके अंदर कौन गवाही देगा? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस के जितने भी मैटर हैं तो उसके अंदर कितने गवाह होंगे? शैल बी अटेस्टेड बाय 2 मेन और 1 मैन एंड 2 फीमेल। शैल बी लेड अकॉर्डिंग, यानी कि उसके अकॉर्डिंग चले। अब यहाँ पर जो वर्ड है ना, शैल बी लेड अकॉर्डिंग ही हो सकता है, वर्ड मिस करते हैं। तो आप अगर ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ेंगे, ये लफ्ज़ आपकी नज़रों के सामने से गुजरे हुए होंगे तो आप इसको आंसर कर सकेंगे, अदरवाइज इसको आंसर करने के कैपेबल आप नहीं रहेंगे। फर्दर फिर आ जाता है आर्टिकल नंबर 18, एविडेंस में बी गिवन फैक्ट एंड इशू रेलेवेंट फैक्ट। एविडेंस यानी कि जो गवाही दी जा सकती है, जो सबूत दिया जा सकता है, वो फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट दोनों के मुताबिक भी दिया जा सकता है, किसी एक के मुताबिक भी दिया जा सकता है। एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग। एनी सूट और प्रोसीडिंग का मतलब क्या होगा? सिविल सूट हो गया, प्रोसीडिंग मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो गई। इन द एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट एंड इशू और अदर फैक्ट एज आर डिक्लेयर्ड टू बी रेलेवेंट और ऑफ अदर, ठीक है, यानी कि वो डिक्लेयर किए गए हों रेलेवेंट, उसके बारे में गवाही दी जा सकती है। फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट में फ़र्क क्या है? फैक्ट इन इशू असल वक़ुआ, असल वजूहात, असल वजह जिसकी वजह से मर्डर हुआ, जिसकी वजह से ऑफेंस कमिट हुआ। रेलेवेंट फैक्ट वो फैक्ट जो कि उसके साथ कनेक्टेड हों, वो फैक्ट जो कि उस फैक्ट के साथ क्या हों? कनेक्टेड हों। उसके बाद आर्टिकल 19 रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? रेस गिस्से। रेस गिस्से का मतलब क्या? थिंग्स क्लोजली डन। फैक्ट विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू। वो फैक्ट्स जो कि कनेक्टेड हों किसके साथ? फैक्ट इन इशू के साथ। फैक्ट्स दो नॉट इन इशू, जो फैक्ट इन इशू ना हो लेकिन कनेक्टेड हो किसके साथ? फैक्ट इन इशू के साथ। उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग द सेम ट्रांजेक्शन। फिर आ जाता है आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है? फैक्ट विच आर ओकेजन काज और इफेक्ट फैक्ट इन इशू। वो हकायक जो क्या हों? ओकेजन पर हुए हों, फैक्ट इन इशू पर हुए हों। फैक्ट विच आर द ओकेजन काज और इफेक्ट इमीडिएट और अदरवाइज। वो फैक्ट्स जो कि जिसकी वजह से फ़ौरन ही कोई वजह हुई। एक मर्डर हुआ, मर्डर होने के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं कि फ़ौरन लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, फ़ौरन लोगों ने भगदौड़ मचा दी, आग लग गई, भगदौड़ मचा दी। तो ये क्या है? ओकेजन इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे? वो भी रेलेवेंट फैक्ट हो जाएंगे। तो इसके आंसर में क्या आ जाएगा? रेलेवेंट। देखें, आर्टिकल नंबर 18 से लेकर आर्टिकल नंबर 69 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं उसमें सिर्फ आपसे ये पूछ सकता है रेलेवेंट है, इररेलेवेंट है, नॉट रेलेवेंट है। क्या पूछेगा? रेलेवेंट, इररेलेवेंट, नॉट रेलेवेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? रेलेवेंट। मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस और सब्सीक्वेंट कंडक्ट। मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस कंडक्ट और सब्सीक्वेंट कंडक्ट के बारे में पूछ रहा है कि किसी का मोटिव,
किसी की प्रिपरेशन, किसी का प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, पहले वाला किरदार, पहले उसने क्या कोई ऐसा जुर्म किया है, बाद वाला कोई उसने जुर्म किया, तो दोनों में कनेक्शन का कोई बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, तो ये सब क्या है, ये भी सब रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 22 आइडेंटिफिकेशन पेरियड। आइडेंटिफिकेशन पेरियड के बारे में क्या कहता है कि फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट। फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट, वो फैक्ट्स जो कि ज़रूरी हों किसी फैक्ट को सामने लाने के लिए। ठीक है, वो किसी चीज़ के लिए भी हो सकते हैं, किसी इंसान के लिए भी हो सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन पेरियड में डमीज़ रखी जाती हैं। कितनी डमीज़ होती हैं? 8 डमीज़ होती हैं, एक ओरिजिनल होता है, तो 9 डमीज़। टोटल कितने हो गए? 9 बंदे हो गए। मजिस्ट्रेट के सामने होता है आइडेंटिफिकेशन पेरियड। अब मजिस्ट्रेट के सामने जब आइडेंटिफिकेशन पेरियड किया जाता है तो मजिस्ट्रेट डोर क्लोज करके करता है, डमी सेट कौन करता है, इतनी डिटेल में आपने जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये देखना है कि बैरक के अंदर क्या लिखा हुआ है। ये जो मैंने आपको बात बताई ये सिर्फ प्रैक्टिकली आप देखेंगे, सारी चीज़ों को फेस करेंगे, लेकिन जब आप लॉ गेट के लिए पढ़ रहे हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है बैरक्स पर। बैरक के अंदर क्या बात लिखी हुई है, क्या बात नहीं लिखी है, आपने सिर्फ उस पर ही जाना है, बस डिटेल के अंदर ज़्यादा नहीं जाना। इवन तो अगर मैं अपने जहन से कोई बात आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है ऐसा नहीं होता, उसको भी छोड़ दें आपने फोकस करना है लफ्ज़ों पर। उसके बाद थिंग्स सेट टू डन कॉन्स्पायरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन। किसी की चाल की वजह से, मिलावट की वजह से कोई चीज़ की गई हो तो उसको हम क्या कहते हैं? वेयर देयर इज़ अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट 2 और मोर पर्सन्स हैव कंस्पायर्ड टुगेदर। जब कोई रीजनेबल ग्राउंड बैठ रहा है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर आपस में उन्होंने कोई ऑफेंस कमिट किया है। उसके बाद व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट। कब इररेलेवेंट फैक्ट बिकम्स रेलेवेंट? अब सवाल ऐसा आता है कि व्हेन इररेलेवेंट फैक्ट्स बिकम्स रेलेवेंट, कब इररेलेवेंट फैक्ट्स को आप तब्दील करेंगे रेलेवेंट फैक्ट में? कब इररेलेवेंट फैक्ट्स को आप क्या करेंगे? रेलेवेंट फैक्ट में तब्दील करेंगे। तब हमें कब पता चलेगा कि ये इररेलेवेंट फैक्ट थे और अब ये रेलेवेंट हैं। एक शख्स है, वो लेता है पिलियो फेलिबाई। अब ये पिलियो फेलिबाई क्या है, कैसे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है सिंपली कि बिलफर्ज कोई शख्स था, वो शख्स पहले कुछ और था। पहले कहता है कि मैं जो है मौका वारदात पर था, बाद में वो कहता है मैं मौका वारदात पर मौजूद नहीं था। देखें, जब एक शख्स ने पिली रेज़ की, पिली 2 किस्म की होती है, एक होती है किस चीज़ की? पिलियो फेलिबाई, और एक होती है जर्नल डिफेंस की पिली। तो बर्डन ऑफ प्रूफ पहले प्रोसिक्यूशन पे था, तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा किस पे? ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा आपके अक्यूज़ पे। एक अक्यूज़ कहता है कि मैं उस जगह पर मौजूद नहीं था, मैं किसी और जगह पर था, तो वो अपनी कोई ऐसे विटनेसेस, कोई लाइव वीडियो दिखा देता है कि मैं तो वहाँ पर था, या फिर वो जो है स्टेटमेंट्स दिखा देता है बैंक की या मोबाइल की। लेकिन मोबाइल की जो सीडीआर है इसकी कोई लॉ में एविडेंटरी वैल्यू कोई ख़ास है नहीं। तो खैर इसको हम कहते हैं पिलियो फेलिबाई। जब उसने पिलियो फेलिबाई रेस की तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे शिफ्ट हो गया? आपके अक्यूज़ पर। तो ये भी क्या हो गया? ये भी रेलेवेंट फैक्ट हो गया। इन सूट फॉर डैमेजेस टेंडर कोड डिटरमाइन अमाउंट आर रेलेवेंट। जितने भी सूट फॉर डैमेजेस फाइल होते हैं तो डैमेजेस सूट के अंदर, कंपनसेशन सूट के अंदर अमाउंट कोड देखती है कि कितनी अमाउंट होनी चाहिए। ठीक है। फैक्ट रेलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इन क्वेश्चन। जब भी फैक्ट की बात आएगी, राइट और कस्टम की बात आएगी, तो वहाँ के लोग, इर्द गिर्द के लोग बताएंगे कि वो जगह, वो वहाँ पे रस्म रिवाज चलता हुआ कब से आ रहा है, कितने अरसे से चलता हुआ आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल नंबर 26 में होते हैं। फिर आ जाता है आर्टिकल नंबर 27। अब आर्टिकल नंबर 27 क्या बात करता है कि फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडीली फीलिंग। स्टेट ऑफ माइंड, आपके स्टेट ऑफ माइंड से पता चल रहा है, आपकी बॉडी फीलिंग से पता चल रहा है कि ये शख्स क्या करने जा रहा है, ये शख्स क्या करने वाला है। अगर मैं किसी शख्स का नाम, किसी मर्डरर का नाम, किसी जो है एक विक्टिम के सामने लूँ जिसके सामने वो ऑफेंस कमिट हुआ हो, एक आई विटनेस के सामने किसी ने किसी का इंटेंशनली ब्रूटल मर्डर किया हो, और उसी के सामने मैं उस शख्स के सामने, आई विटनेस के सामने उस मर्डरर का नाम लूँ, उस अक्यूज़ का नाम लूँ, तो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी जो है वो शिवरिंग करना शुरू हो जाएगी। तो बॉडीली फीलिंग बता रही है कि वो शख्स वैसा है। एक बच्चा है छोटा 2 साल का, उसको किसी ने अगवा करने की कोशिश की, उसको पकड़ा, उसको जो है भगाने की कोशिश की, उस चेहरे से उस बच्चे को नफ़रत हो गई। जैसे ही वो बच्चा उस शख्स को देखेगा, फ़ौरन ही से वो अपने माँ बाप की तरफ भागता फिरेगा। क्या रीज़न है कि ये भी क्या है? ये भी एक किस्म का रेलेवेंट फैक्ट है। ये क्या हो गया? ये एक रेलेवेंट फैक्ट हो गया। ये क्या हो गया? फैक्ट के साथ रिलेट कर गया, इसलिए ये रेलेवेंट फैक्ट हो गया। ठीक है। आर्टिकल 27 ने हमें सिंपली ये बात की।